हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम 7 अप्रैल से स्टार्ट है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। 25 दिन बचे हैं। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उसी तैयारी को जांचने के लिए आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट 1। पहला मॉक टेस्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं और टारगेट क्या रहेगा आज के मॉक टेस्ट का? 70+, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए टारगेट 70+ रखा है कि इतना आपको स्कोर करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे अपना मॉक टेस्ट। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा लेना है। आपके जो भी आंसर हो उसको नोट डाउन करते जाना। मैं सही आंसर बताऊंगी, उससे मैच करते जाना, ठीक है। और आपका जो भी स्कोर हो लास्ट में वो ज़रूर से कमेंट करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आप कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करोगे। देखो, परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होता है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन 5 सब्जेक्ट से, ठीक है। 10th लेवल का रहेगा सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। कितने हैं? 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में से मान लो आपने, अब सभी का अलग अलग रहेगा, ठीक है। कोई सारे ही अटेम्प्ट कर देगा, भली नेगेटिव मार्किंग है फिर भी। हम मान के चलते हैं एक एग्जांपल कि 100 में से मान लो आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उसके ना तो आपको कोई मार्क्स मिलेंगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपने छोड़ दिए तो 10 क्वेश्चन रह जाएंगे। अब जो 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से मान लो आपके 80 प्रश्न सही हो जाते हैं और 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। जो 90 आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें से 80 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं और 10 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इन 80 प्रश्नों का एक एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो 10 प्रश्न गलत हुए थे उसका 0.25 या फिर 1/4, ठीक है, वो आपका कट जाएगा। तो 80 इंटू 1, 80, 80 नंबर। इसमें से माइनस हो जाएगा 10 इंटू 0.25 मतलब 2.5, 2.5 नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचा? 77.5। तो लास्ट आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या हो जाएगा? 77.5। समझ में आ गया? जितने भी सही प्रश्न होंगे उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेना और जितने भी गलत प्रश्न होंगे उसमें 0.25 का मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना, तो आपका स्कोर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी आपका स्कोर हो वो कैलकुलेट करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कर देना, है ना, जो भी स्कोर रहे आपका। और आज का जो मॉक टेस्ट 1 है उसमें क्वेश्चंस मैंने थोड़े से इजी लिए हैं ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाओ पहले ही टेस्ट में, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। देखते हैं कैसा आपका टेस्ट होता है, कैसी आपकी तैयारी है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत इजी बहुत सरल प्रश्न होते हैं उनको हम गलत कर देते हैं, है ना। तो वैसा नहीं करना है। और जो नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। और इन टेस्ट को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि जो आपकी पेपर सॉल्विंग अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर अटेम्प्ट बहुत कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे कि मान लो 100 में से आपको बिल्कुल श्योर शॉट 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पर 50 पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के स्मार्ट गैस भी करना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका यूज़ करके आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस और सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को तो आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेंगे, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें पढ़ सकते हो। मार्च 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन कौन था? अभी रिसेंटली जो T20 फाइनल जीती है भारत, ठीक है, जो मैच हुआ था उसमें कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या या फिर शुभमन गिल? जल्दी से आंसर बताइए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। 3-4 सेकंड में रुकूंगी, ठीक है। आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप पॉज करके भी सोच सकते हैं थोड़ा, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको किसी क्वेश्चन में तो पॉज भी कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, अभी 8 मार्च 2026 को विमेंस डे के दिन जो फाइनल मैच हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें भारत ने मैच जीत लिया फाइनल। और T20 तीसरी बार ये भारत ने जीता है। कितनी? तीसरी बार जीता है। और इसके कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव। और इसी जीत के साथ ये मिथ भी टूट गया है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो पनौती है, कि वहाँ पर हारते ही हारते हैं। या फिर कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी नहीं आए ना इसलिए जीत गए, वो आते तो पक्का टीम हार जाती। फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चीतों के राजस्थान के 12 जिले में प्राकृतिक क्षेत्रीय आवाजाही के कारण चर्चा में था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान? क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते राजस्थान के 12 जिले में चले गए थे, तो इस कारण ये चर्चा में रहा था। 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का थीम क्या था? अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसका थीम बताना है। महिलाओं में निवेश करें, अधिकार, न्याय और कार्रवाई, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार या फिर विकसित भारत में महिलाएं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन, अधिकार, न्याय और कार्रवाई। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाने के लिए मार्च 2026 में किस संगठन ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एम्स ने, DRDO ने, ICMR ने या फिर CSIR ने? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्स ने हस्ताक्षर किए थे इसरो के साथ। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत में अरबपतियों के लिए अग्रणी केंद्र बना हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद? देखो, अभी तक जो भी व्यापम ESB की परीक्षाएं होती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अब से क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा अपना जो पेपर सॉल्व करने का अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। गलत हो जाएगा तो फिर मार्क्स कटेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन सी, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? गन कैरेज फैक्ट्री कौन से जिले में है? इटारसी, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भोपाल? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। ठीक है, जबलपुर को क्या कहा जाता है? संस्कार धानी कहा जाता है। और इस गन कैरेज फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। हम लोग MPGK कंप्लीट कर रहे हैं, तो MPGK की क्लासेस रेगुलर चल रही है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, आप चैनल विजिट करोगे तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर देख सकते हो MPGK के। करंट अफेयर्स भी मैंने कंप्लीट करवाया है, हिंदी भी पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कैमूर पहाड़ी, धूपगढ़, सिद्ध बाबा शिखर या फिर अमरकंटक? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर मिलेगी है? तो जो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है उसकी जो महादेव श्रेणी है उसमें ये पाई जाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस जिले में है? विदिशा, रायसेन, रीवा या फिर धार? भीमबेटका कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पर है? रायसेन में है।
इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी और साल 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया था। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन थी? सरला ग्रेवाल, निर्मला बुच, आशा गोपालन या फिर विजया राजे सिंधिया? कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, तो ध्यान से टिक करना बिल्कुल आंसर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। मुख्य सचिव पूछा है, कौन थी? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला बुच। ठीक है। सरला ग्रेवाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच। इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, खान नदी पर, चोरल नदी पर या फिर शिप्रा नदी पर? पाताल पानी जो वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चोरल। चंबल इसका आंसर नहीं होगा, चोरल नदी पर है यह। चंबल की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के किस प्राचीन स्थल में होमो इरेक्टस नर्मदा मानव के सबसे पुराने अवशेष मिले थे? भीमबेटका में, एरन में, हथनौरा में या फिर कायथा में? कहाँ पर मिले थे होमो इरेक्टस के सबसे पुराने अवशेष? तो ऑप्शन सी हथनौरा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1982 में अरुण सोनकिया जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन्होंने एक मानव का जो स्कल होता है, मानव की जो खोपड़ी होती है, उसको ढूंढा था। और हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर में है। हथनौरा होशंगाबाद में नहीं है, हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी नेता को इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा, टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू या फिर भीमा नायक? तो इंडिया का रॉबिनहुड, भारत का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, टंट्या भील को इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। अब जो भीमा नायक है उनको निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। भारत का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? टंट्या भील को। और निमाड़ का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? भीमा नायक को। याद कर सकते हो, न से नायक, न से निमाड़, तो निमाड़ का रॉबिनहुड कौन हो जाएगा? भीमा नायक। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? झाबुआ की, अलीराजपुर की, श्योपुर की या फिर बड़वानी की? सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से जिले का है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, अब होगी 2027 में। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम किसकी है? अलीराजपुर जिले की है, 36.1%, सिर्फ 36.1%। अब सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ की है? जबलपुर की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो जबलपुर की सबसे ज़्यादा है। पुरुषों में अगर पूछे कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। और महिलाओं में पूछे महिलाओं में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और सबसे कम पुरुषों महिलाओं सबकी अलीराजपुर में ही है। सिद्ध बाबा शिखर 1172 मीटर जिसकी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम बिंदु है? मालवा पठार का, रीवा पन्ना पठार का, बुंदेलखंड के पठार का या फिर मध्य भारत के पठार का? जो सिद्ध बाबा चोटी है कौन से भौगोलिक प्रदेश में आती है? मध्य प्रदेश के। तो ये बुंदेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा शिखर है, सिद्ध बाबा चोटी। मध्य प्रदेश के पहले राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1994 में या फिर 1996 में? मध्य प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग कब बना था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1994 में।
गुहिल वंश ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मंदसौर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर रीवा? ठीक है, तो आमतौर पर ये सुनने में नहीं आता है गुहिल वंश। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या सही आंसर होगा? तो गुहिल वंश का संबंध दशपुर से था और दशपुर किसका पुराना नाम है? मंदसौर का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदसौर। भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? लघु संविधान कौन सा संशोधन कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। और इसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए संविधान में। जैसे कि एक मेजर चेंज तो था, हमारा जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती है? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, शोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है? शोभ मंडल में होती है। ठीक है। और जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो कौन से में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। इसके अलावा जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय मांगने का अधिकार देता है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राय मांग सकता है अगर उसको लगता है तो? आर्टिकल 124, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148 या फिर आर्टिकल 129? तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है, आपको पता है, एक्यूरेट, तो टिक कर सकते हो। बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आपको चारों में से, तो फिर टिक करने से कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि चांसेस बहुत कम रहेंगे सही होने के आंसर। इसके अलावा आपने 1-2 आंसर को एलिमिनेट कर दिया है, तो फिर आप सही कर सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। ठीक है। और इस सलाह कैसी होगी? सलाहकारी होगी, सिर्फ बाध्यकारी नहीं होगी। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है, उन्होंने सलाह मांग लिया, अब उनको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। तो इस तरह की जो टर्म्स है ना वो पूछ ली जाती है, सलाहकारी है या बाध्यकारी है, तो सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। कौन सी समुद्री धारा उत्तरी यूरोप के बंदरगाहों को साल भर बर्फ मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार है? लेब्राडोर धारा, कनारी की धारा, उत्तर अटलांटिक प्रवाह या फिर बेंगुएला की धारा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो उत्तर अटलांटिक प्रवाह है, धारा है, वो एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जाती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली पर्वतमाला को किस भौगोलिक इकाई से अलग करता है? दक्कन का पठार, इंडो गंगा का मैदान, विंध्य पर्वतमाला या फिर मालवा का पठार? क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मालवा के पठार से अलग करता है। आर्थिक नीति के संदर्भ में स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन प्लस लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस हाई एम्प्लॉयमेंट या फिर डिफ्लेशन प्लस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या सही आंसर होगा? स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उच्च मुद्रास्फीति, निम्न आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी। जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी?
1662 में, 1665 में, 1668 में या फिर 1670 में? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी पुरंदर की संधि? 1665 में। किसके बीच हुई थी? मुगलों और मराठों के बीच हुई थी। मुगलों की ओर से कौन आया था? जयसिंह प्रथम। और मराठों की ओर से कौन था? शिवाजी महाराज। तो जो शिवाजी के पास 35 किले थे उसमें से 23 किले इनको मुगलों को देने पड़े थे इस संधि के तहत। सत्रिया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य शैली है असम की। तो असम के किस मठ संस्थान से उत्पन्न हुई है यह? नामगढ़ से, सत्र से, कामाख्या मंदिर से या फिर माजुली मठ से? तो ऑप्शन बी सत्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्र मठ संस्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है 15वीं शताब्दी में। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जो जनक माने जाते हैं वैष्णव संत एक श्रीमंत शंकर देव, उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संगाई डांसिंग डियर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? कांजीरंगा, केबुल लामजाओ, मानस या फिर नामदफा? तो ऑप्शन बी केबुल लामजाओ इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मणिपुर की लोकटक झील में। और एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ किस प्रमुख औपनिवेशिक संघर्ष में एक निर्णायक युद्ध था? आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था ये। आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ थे, ये भी नहीं होगा। जो वांडीवाश का युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो कर्नाटक युद्धों के नाम से 3 इनके कर्नाटक युद्ध हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया था कि फ्रांसीसी अब इंडिया पर राज नहीं करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। किस भारतीय नृत्य शैली में नर्तक जो है वो पीतल की थाली पर नृत्य करते समय अपने सिर पर घड़े का संतुलन बनाता है? ठीक है, पीतल की थाली पर खड़े हुए और उसके ऊपर खड़े होके और ऊपर घड़े रख के जो नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी, भवई, तेरह ताली या फिर चारी नृत्य? तो ऑप्शन बी भवई नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नृत्य है ये। गुजरात में भी किया जाता है। हैदराबाद का चार मीनार किस बीमारी के उन्मूलन के उपलक्ष्य में बनाया गया था? चेचक, प्लेग, मलेरिया या फिर हैजा? तो 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कौन सी बीमारी खत्म हो गई थी उसके उन्मूलन के उपलक्ष्य में ये चार मीनार का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन बी प्लेग इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट को मापना है, तो कौन से उपकरण का यूज होता है? वोल्ट मीटर का, एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या फिर ओम मीटर का? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज होता है। और एमीटर को ये एम्पियर में मापता है। किस में मापता है? एम्पियर में। पौधे का कौन सा भाग जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या फिर कॉर्टेक्स? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जाइलम है वो जल और खनिजों का परिवहन करता है। जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। जो स्टोमेटा है उससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस उससे होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने का, एलिमिनेट करना आंसर्स को। जो आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है उसको हटा दो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH। इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है।
श्रेणी एलसीआर सर्किट में अनुनाद रेजोनेंस के लिए क्या शर्त है? प्रेरणिक प्रतिघात बड़ा होता है धारिता प्रतिघात से। जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो छोटा होता है धारिता प्रतिघात से। जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो बराबर होता है धारिता प्रतिघात के, या फिर कुल प्रतिबाधा अधिकतम होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है धारिता प्रतिघात के। टेम्पलेट स्ट्रैंड की उपस्थिति में डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लिगेस, डीएनए पॉलीमरेज या फिर हेलिकेस। डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर मीथेन। ठीक है, तो जो साइंस वाला सब्जेक्ट है ना उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इकोलॉजी वगैरह ये वाला टॉपिक भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कौन सी गैस है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सीएफसी होती है ना वो जब भी पराबैंगनी किरणों जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके संपर्क में आती है तो क्या करती है? क्लोरीन को छोड़ती है। जो क्लोरीन होती है ना वो क्या करती है? उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। उत्प्रेरक क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाया बढ़ा सकता है। तो ये क्लोरीन छोड़ेगी और क्लोरीन क्या करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा और उससे क्या होगा? जो ओजोन है ना O3 है वो किस में टूट जाएगा? O2 में टूट जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता है। अच्छा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकाश के संदर्भ में प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई मूल इकाई क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है। ल्यूमेन, कैंडेला, लक्स या फिर वॉट। तो प्रदीप्ति तीव्रता मतलब वही ज्योति तीव्रता होता है ना। कुछ ऐसे कभी नाम चेंज करके भी दे देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। प्रदीप्ति तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता, उसका एसआई मात्रक पूछा है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैंडेला। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो जब भी हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की इन चारों में सबसे ज़्यादा है। खाद्य पदार्थों में वसा और तेलों की विकृत गंधिता जो रेंसिडिटी होती है उसके लिए कौन सी रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार है? अपचयन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या फिर जल अपघटन। तो ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन भी खाद्य पदार्थों में तेल होता है, वसा होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो भी मार्केट से हम चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं, बालाजी हो गया, लेस हो गया, कोई भी चिप्स हम खाते हैं उसको हम खुला छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम में क्या उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जो खुली रहती है वो तो क्या हो जाता है? तेल और वसा थी वो क्या वायु में, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के कारण उसकी जो गंध है और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। मानव शरीर में जैविक घड़ी को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, मेलेटोनिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रीनेलिन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारे जो ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है, जो पीनियल ग्रंथि होती है
उससे उससे निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि नींद में सहायक होता है और अंधेरे में ये ज़्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। औद्योगिक निकास प्रणाली में स्क्रबर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है स्क्रबर का? ऊष्मा प्रतिधारण को बढ़ाता है, टू इंक्रीज हीट रिटेंशन, फ्लू गैस से SO2 जैसे गैसीय प्रदूषकों को हटाना, टू रिमूव गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2 फ्रॉम फ्लू गैस, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू मैकेनिकल एनर्जी, बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या फिर टू लुब्रिकेट मशीनरी को चिकना करना। तो स्क्रबर क्या काम करेगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू रिमूव गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2 फ्रॉम फ्लू गैस। जो फ्लू गैस होती है उससे SO2 जैसे जो गैसीय प्रदूषक होते हैं उनको हटाने का काम ये करता है। त्वरण का SI मात्रक बताना है, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण एक्सेलरेशन होता क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? त्वरण। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा सूत्र बल को परिभाषित करता है? F = m/a, F = m/v, F = m/g, या फिर F = ½ mv²। तो बहुत इजी है, न्यूटन के गति के 3 नियम हमने पढ़े हैं। उसमें जो दूसरा नियम है वो बल का व्यंजक प्रदान करता है, F = m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? जो काइनेटिक एनर्जी है कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करती है? मास वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग पर, फोर्स टाइम, बल और समय पर, मास एंड हाइट, द्रव्यमान और ऊंचाई पर, या फिर पावर एंड डिस्टेंस, शक्ति और दूरी पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, K = ½ mv²। तो किस पर डिपेंड कर रही है? m मतलब मास पर और v मतलब वेलोसिटी पर। तो मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? अधातुएं हमको पता है ज़्यादातर क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, इंसुलेटर्स होती है, अच्छी कंडक्टर नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। तो कौन सी अधातु है जो विद्युत की अच्छी सुचालक है, कंडक्टर है? सल्फर, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, या फिर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है और इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट कर पाती है। जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? आवास का विनाश, वन रोपण, वर्षा जल संचयन, या फिर वन्य जीव संरक्षण। जैव विविधता का नुकसान किस वजह से हो रहा है? तो बहुत ही इजी है, एलिमिनेट करो। आप वन्य जीव का संरक्षण करोगे तो जैव विविधता का नुकसान होगा कि लाभ होगा? लाभ होगा। वर्षा जल संचयन करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा। पेड़ लगाओगे तो उससे नुकसान होगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके आवास का विनाश करोगे, है ना, डिस्ट्रक्शन करोगे उनके जो हैबिटाट्स है उनका, तो जैव विविधता का नुकसान होगा। यथोचित शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर यण संधि। तो हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस उचित। ठीक है, तो आ प्लस उ मिलके ओ बनता है। कौन सी संधि का नियम है ये? गुण स्वर संधि का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गुण संधि। या फिर डायरेक्ट नियम वगैरह आपको नहीं पता है तो ट्रिक भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी आपको सिंगल ए की मात्रा या सिंगल ओ की मात्रा जहाँ पर भी दिख जाए जिस भी शब्द में, तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है? यथोचित। ठीक है, था में ओ की मात्रा दिख रही है सिंगल,
अब डबल मात्रा दिखे ए की या फिर ऐसे औ की, औ औरत वाला जो होता है, डबल मात्रा आपको दिख रही है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो ये 2 ट्रिक याद रखना। सिंगल मात्रा दिख रही है ए या ओ की तो गुण संधि, डबल मात्रा दिख रही है ए या औ की तो फिर वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, बाकी आपको नियम वगैरह पता है, आ ऊ मिलके क्या बनता है कौन सी संधि में, तो फिर बहुत सही है वो तो। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। आ, गमन, आग या फिर अन। तो उपसर्ग वो है जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो गमन इसका मूल शब्द है, गमन, और आ इसके आगे लग जाएगा उपसर्ग तो आगमन बन जाएगा। तो ऑप्शन ए आ इसका सही आंसर हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा हुआ है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 4 या फिर 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 वाक्य के भेद होते हैं। उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्च प्लस इष्ट, उत प्लस शिष्ट, उच्च प्लस शिष्ट या फिर उत प्लस इष्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस शिष्ट। और कौन सी संधि है इसमें, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जहां पर भी आपको शब्द में हलंत दिख जाए ना, इस तरह से ये नीचे आड़ी तिरछी जो रेखा लगी रहती है इसको क्या बोलते हैं, हलंत। तो ये दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। मृग नयनी में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। तो मृग नयनी मतलब मृग के समान नयन वाली, जिसकी आंखें कैसी हैं, मृग के समान है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास, जिसमें उपमान उपमेय में संबंध बताया जाता है, ठीक है, विशेषता बताई जाती है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। छंद के संदर्भ में गण का अर्थ क्या होता है, मात्राओं का समूह, वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह या फिर तुकबंदी का समूह। तो गण क्या होते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। वो आपने ट्रिक सुनी होगी ना, या माता, राज, भान, सलगा, उस तरह से सारे गणों को याद करते हैं। तो आप छंद वाला टॉपिक देख सकते हो। अक्ष शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा, तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के सीधे ले लिए गए हैं, और जिन शब्दों के रूपों में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो अक्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आँख। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आँख। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस का या फिर विभत्स रस का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। अंधा कुआं नाटक के रचयिता कौन है, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म साहनी या फिर धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधा कुआं नाटक के रचयिता कौन है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आते हैं, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं आते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं वगैरह होती है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, सन्यासी को कैसे लिखते हैं, सन्यास या सन्यासी, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखते हैं, ऊपर बिंदी आती है फिर न आता है, सन्यासी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कूप मंडूक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययीभाव समास। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप समास विग्रह करके देखना। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है, कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक का मतलब क्या है, सीमित ज्ञान रखने वाला, ठीक है, जिसके पास सीमित ज्ञान है, कम ज्ञान है।
तो जो कूपमंडक है उसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है, अल्प ज्ञान रखने वाला, सीमित ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जिनमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे कि त्रिनयन, तीन है नयन जिसके, कौन है वो? भगवान शिव। तो कोई तीसरा ही पद प्रधान है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बाकी समास वाला आप पूरा टॉपिक देख सकते हो, आपको सारे हिंदी के लेक्चर मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? जल का, कमल का, समुद्र का या फिर पेट का? तो उदक किसका पर्यायवाची है, या फिर उदक का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल। उदक का पर्यायवाची क्या होता है? जल। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से जल उठना, बहुत कष्ट देना, दुख को बर्दाश्त करना या फिर प्रसन्न होना? क्या होता है कलेजे पर सांप लौटना? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, आपका जो दोस्त है ना, आप फेल हो गए, ठीक है, वो भी फेल हो गया, इतना दुख नहीं होगा। आप फेल हो गए, वो पास हो गया तो ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो कलेजे पर सांप लौट जाता है। इसलिए अभी पढ़ाई कर लो, क्योंकि पता नहीं आपका कोई दोस्त हो, वो चोरी छुपे पढ़ाई कर रहा हो और आपसे झूठ बोल रहा हो कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी है। ऐसे ही दे देंगे अपन तो एग्ज़ाम, तुक्केबाजी में जो होगा देखेंगे, पर पढ़ाई करनी ज़रूरी है, पढ़ाई कर लो। तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधैर्य, अधीर, अधीरता या फिर धैर्यहीन? जिसमें धैर्य न हो उसको बोलेंगे अधीर। ठीक है, अधीर हो उठता है, धैर्य बिल्कुल नहीं है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, उसको क्या बोलेंगे? अधीर। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाशदीप कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। इति और इति का सही अर्थ युग्म क्या होता है? प्रारंभ और अंत, समाप्ति और विघ्न, कठिन और सरल, पूर्ण और अधूरा? इस इति और इस इति का मतलब क्या होता है? तो ये वाली जो इति होती है, छोटी ई वाली, उसका मतलब होता है समाप्ति। बोलते हैं ना, काम की इतिश्री हो गई, मतलब काम खत्म हो गया। और ये जो बड़े ई वाली इति है, इसका मतलब होता है विघ्न, किसी भी काम में जो विघ्न पड़ते हैं, बाधाएं आती है, वो होती है इति। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक? और अगर ये वाले क्वेश्चंस भी आपको टफ लग रहे हैं, फिर तो आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज पहला मॉक टेस्ट था तो मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही लिए हैं, इजी क्वेश्चन ही लिए हैं, एकदम इतने हार्ड नहीं लिए हैं। अभी जैसे हम और मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा बढ़ता जाएगा, ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती हुई दिखाई दे रही है वाक्य में, जैसे कि यहाँ पर जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? हमेशा याद रखना, अपादान कारक। कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, किसी दूसरी चीज़ से, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? सुंदरता, सुंदरी, सुंदरा या फिर सौंदर्य? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सौंदर्य। मीठा आम में मीठा शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो आम कैसा है? मीठा है, उसका गुण बता रहा है, काला, गोरा, मीठा, अच्छा, बुरा, इस तरह से जो गुण बताता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। उसने खाया होगा, इस वाक्य में उसने पद का परिचय आपको बताना है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता कारक एक वचन है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता कारक और एक वचन है,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर्म कारक एक वचन या फिर निजवाचक सर्वनाम कर्ता कारक और एक वचन। तो उसने पूछा है ना, उसने मतलब किसी अन्य की बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा और कर्ता कारक और एक वचन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह एक महिला विद्वान है, वह एक विदुषी महिला है, वह एक विद्वान महिला है या फिर वह विदुषी है महिला। देखो ऑप्शन डी तो शुद्ध नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, वह एक महिला विद्वान है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब बचे दो, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का यूज़ किया जाता है, वहीं पर जो महिलाएं होती है उनके लिए विदुषी शब्द का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, वह एक विदुषी महिला है। लोटा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। किस प्रकार का शब्द है लोटा? तो देशज शब्द है ना। लोटा हमारे यहाँ पर ही होता है तो देशज शब्द है हमारे यहाँ का, बिल्कुल। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अरबी या फिर फारसी। तो जो चाय चाय करते हो सुबह उठते से ही, हमारी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सी भाषा का शब्द है चाय? कुछ कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, लाइक दिन की 8, 10, 12 इतनी चाय कौन पीता है यार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत डिटेल में मैंने आपको अलंकार पढ़ाए थे, वो लेक्चर ज़रूर देख लेना अलंकार वाला। तो इसमें है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब यहाँ पर जो चरण है उनको कमल के समान नहीं बोला गया है, चरणों को कमल मान ही लिया गया है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से उस टाइम भी समझाया था। एक होता है तुम्हारा चेहरा, मेरा तो नहीं है, चांद जैसा है, जिसका भी हो बोल सकते हो उसको। तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, चांद के जैसा है। या फिर दूसरी बात होती है तुम ही चांद हो, तो तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है, उसकी उपमा दे रहे हैं तो उपमा अलंकार। तुम ही चांद हो, तुम्हें ही चांद घोषित कर दिया है, तुम ही चांद हो, तुम्हें ही चांद बोल दिया है, तो वो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो चरण है उनको कमलों के समान नहीं बताया गया है, जो चरण है उनको कमल ही बोल दिया गया है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। Neither the teacher nor the students dash present in the class yesterday. Was, are, is, were कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो टेंस का पूरा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट टेंस पढ़ा दिए थे। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो टेंस पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई दो सब्जेक्ट नीदर नॉर या आइदर और के साथ जुड़े होते हैं तो जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसकी वर्ब का यूज हम करते हैं। तो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पर टीचर पास वाला नहीं है, स्टूडेंट्स पास वाला सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर प्लूरल यूज होगा। अब प्लूरल यहाँ पर आर भी है और वर भी है। वॉज तो सिंगुलर नहीं आएगा, इस भी सिंगुलर नहीं आएगा। आर और वर दो प्लूरल है हमारे पास, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, तो आर जो है वो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑप्शन डी वर इसका सही आंसर हो जाएगा, वर का यूज करेंगे। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। अभी हम इंग्लिश की मैराथन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे उस मैराथन में करवा दूंगी एक ही क्लास में सारे, तो वहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस टू वॉलंटियर फॉर द इवेंट। ए बी सी डी बताइए कौन से पार्ट में एरर आपको लग रहा है, कौन सा पार्ट गलत है? तो ये बी हैव एक्सप्रेस्ड नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तो हैज़ आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए?
हैज़ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ईच है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। Select the correct preposition to complete the sentence. He has been suffering dash fever for the last 3 days from with of या फिर by क्या आएगा यहाँ पर? तो हम बचपन में यही करते थे और कुछ लोग अभी भी यही करते हैं कि चारों ऑप्शन रख रख के देख लेते हैं, जो बोलने में अच्छा लग रहा है ना वही सही आंसर होगा। ऐसे करते थे ना इंग्लिश में, लेकिन इस बार ऐसे नहीं कर सकते। हमेशा ऐसा होता था कि जिसका इंग्लिश पोर्शन वीक होता था वो सोचते थे थोड़े बहुत हम ऐसे ही टिक करके आ जाएंगे, 2-4 गलत हो भी गए तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको रूल्स वगैरह थोड़े पढ़ने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 डेज। जो सफ़र है उसके साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। और बचपन में भी जो सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते थे हम, एकमात्र एप्लीकेशन जो हमको याद थी सिक लीव की, उसमें लिखते थे हम तो फ्रॉम का ही यूज़ होता था। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो सही विराम चिन्ह किस में लगे हुए हैं, कौन से सेंटेंस में? सेंटेंस तो सारे एक ही है। शी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। आप देख लीजिए किस में सही लगा हुआ है, एलिमिनेट करते जाइए। तो देखो यहाँ पर क्या है, वेयर है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया। अब है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यहाँ पर कॉमा आता है और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शी आस्क्ड मी, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आता है वेयर आर यू गोइंग, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा है इसलिए। चूज द सिनोनियम फॉर द वर्ड रेजिलियंट। रेजिलियंट का सिनोनियम आपको बताना है, फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल, हार्ड या फिर इल्डिंग। तो सिनोनियम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो रेजिलियंट का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, रेजिलियंट मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन कंडीशनल रूल्स। कौन सा सही है? इफ आई वर यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। If I was you, I would accept the offer. If I were you, I will accept the offer. If I am you, I would have accepted the offer. तो would accept नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। I will accept नहीं आएगा। आई वुड हैव एक्सेप्टेड तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई एम यू, जो कि गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग। इफ आई वर यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू द इमरजेंसी। पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप या फिर पुट अवे, क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन करना। द मैनेजर डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू द इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी की वजह से जो मीटिंग है उसको नेक्स्ट वीक तक के लिए पोस्टपोन या डिले कर दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्पाइट हिज इमेंस टैलेंट ही रिमेन्ड डैश एंड नेवर ब्रैग्ड अबाउट हिज अचीवमेंट्स। एरोगेंट, ऑस्टेंटेशियस, हम्बल या फिर पॉम्पस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बल। डिस्पाइट हिज इमेंस टैलेंट ही रिमेन्ड हम्बल एंड नेवर ब्रैग्ड अबाउट हिज अचीवमेंट्स। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसने कभी अपनी अचीवमेंट्स का बखान नहीं किया, ढिंडोरा नहीं पीटा, तो बहुत हम्बल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस कन्वर्जन। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। माई पॉकेट हैड बिन पिक्ड बाय समवन, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड बाय समवन, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड या फिर माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाय समवन।
तो इजीली अगर रूल्स पता है तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो जब कोई समवन, जैसे कि यहाँ पर अननोन है ना, नहीं पता है, जो एजेंट है वो अननोन है, नहीं पता है, तो जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर समवन नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड शी मूव्ड स्लोली अक्रॉस द रूम। तो यहाँ पर स्लोली पर अंडरलाइन है, ठीक है, स्लोली पर यहाँ पर अंडरलाइन है, बॉक्स बना लो। नाउन है ये, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्लोली क्या है, एडवर्ब है। या तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, हाँ, जिस भी शब्द के पीछे आपको एल वाई दिख रहा है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और दूसरे एडवर्ब्स भी होते हैं एल वाई के अलावा, बाकी ये एक बेसिक पहचानने के लिए है कि एल वाई लगा होता है एडवर्ब के पीछे। या फिर जो वर्ब को, जो क्रिया होती है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको जो डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूव क्या है, एक वर्ब है, मूव होना। मूव कैसे हो रहा है वो उसको डिफाइन कर रहा है, तो कैसे मूव हो रहा है, स्लोली, स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, उसको क्या कहेंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, वेजिटेरियन या फिर ओमनीवोर? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओमनिवोर। अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, उसको क्या कहते हैं, ओमनिवोर, जो सब कुछ खा सकता है। अब सब कुछ से मतलब ये नहीं कि टेबल, चेयर, कुर्सी ये सब भी खाएगा, सब कुछ मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही चीज़ें खाते हैं। पॉल्यूशन इज अ मेजर डैश टू आवर एनवायरमेंट, बोन, थ्रेट, हेल्प या फिर सपोर्ट? पॉल्यूशन क्या है हमारे एनवायरमेंट के लिए, तो एक थ्रेट है। रीड दिस स्निपेट, इसको पढ़ना है। फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या है इससे, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ये जो स्निपेट था, ये जो टेक्स्ट था, इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट का मेन रोल क्या होता है, टू प्रोवाइड टिम्बर, टू एक्ट एज अ टूरिस्ट स्पॉट, टू एब्जॉर्ब CO2 एंड रेगुलेट क्लाइमेट या फिर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ओनली? तो इसमें क्या लिखा है, बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब CO2 एंड रेगुलेट क्लाइमेट। 25 + 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आप पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 35, 30, 66.6 या फिर 40? तो यहाँ पर ना आप डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाना कि 25 में 15 को प्लस कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें 3 को डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बोडमास रूल यूज़ करते हैं। बोडमास में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर प्लस माइनस सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 25 + 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 = 15 मतलब 5 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो 25 + 5 2 = 10। अब 25 में 10 को प्लस करेंगे तो 35, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य क्या होता है, पाचन को नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना या फिर श्वसन दर को मापना? पेसमेकर का काम क्या होता है, तो हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना इसका काम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक संख्या का 25% 100 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 150, 400, 250 या फिर 200? अब मैथ्स में भी तुक्के नहीं चलेंगे, जिनकी मैथ्स वीक है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है थोड़े बहुत टॉपिक नहीं आ रहे छोड़ दो, कुछ तुक्के लगा देंगे, सही आंसर नहीं होगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है। किसी संख्या, मान लो वो संख्या है, उसका 25% कितना है, 100 है, 100, ठीक है। तो वो संख्या निकाल लेंगे सबसे पहले, 25 चौक 100, 100 चौक 400, वो संख्या क्या हो गई, 400। अब 400 का 50% निकालना है, तो 400 का 50%
2 0 से 2 0 कट, 5 4 जा 20, 1 0 200। तो ऑप्शन डी 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? 23, 25, 27 या फिर 20? पॉज करके भी आप एक बार सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ। देखो x प्लस 1/x कितना है? 5। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। और इधर 5 का स्क्वायर 25। ये x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर बचा। ये जो 2 है उधर जाकर 25 से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आ गया? 23। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत वह दूरी 4 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति आपको बतानी है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी? u प्लस वी इज इक्वल्स टू स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2। 2 छंग 12। तो u प्लस वी धारा की दिशा में क्या गति हो गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में u माइनस वी, डिस्टेंस उतना ही है 12, लेकिन टाइम कितना है? 4 घंटे में। तो 4 तिया 12। तो विपरीत दिशा में कितनी स्पीड हो गई? 3। अब स्पीड निकालनी है हमको, तो 6 प्लस 3 अपॉन में 2। 6 3 9 अपॉन में 2, तो 4.5। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 80 डिग्री? तो हमको पता है त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ तीनों को प्लस कर देंगे। 2x प्लस 3x। जब भी रेशो में कोई भी वैल्यू दी हुई रहती है तो हम कोई ना कोई वेरिएबल मान के चलते हैं। 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री। इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 20 डिग्री। अब हमको क्या पूछा है? सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 4। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है। तो 4 का x की वैल्यू 20 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, 80 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो त्रिभुज है उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो क्या करते हैं? 4 प्लस 3 7 और 2 9, तो 90 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा इस बार। नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स कट हो जाएंगे। छोटा कोण पूछते तो 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी कोण पूछते तो हम निकाल सकते थे। ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर। कितना टाइम लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में? 30 सेकेंड का टाइम लेती है। और वो ब्रिज की लंबाई कितनी है? 450 मीटर लॉन्ग वो ब्रिज है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? तो किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा? तो देखो, जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस आएगा जो ट्रेन की लेंथ है प्लस ब्रिज की लेंथ। ट्रेन की लेंथ 150 है, ब्रिज की लेंथ 450, दोनों को प्लस करेंगे तो 600। ठीक है। 600 अब ये मीटर में है और टाइम कितना ले रही है? 30 सेकेंड। काट देंगे 0 से 0, 3 2 6 0। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड
स्पीड आ गई ट्रेन की, लेकिन हमको स्पीड किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। वहीं पर अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1331 रुपीज इन 3 years at 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल सम। ठीक है, एक जो मनी है वो उसका प्रिंसिपल हमको बताना है, वो 3 साल में 10% की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें मिला के उसका अमाउंट कितना हो जाता है, 1331 रुपये हो जाता है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा मूलधन क्या था, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये या फिर 1210 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर हमको अमाउंट दिया हुआ है 1331 इज इक्वल्स टू P हमको निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन हमको निकालना है। 1 + R कितना है, 10% अपॉन में 100, और n मतलब टाइम कितना है, 3 साल। 0 से 0 काट देंगे, ये 1331 है, इंटू ये 10 का क्यूब इधर आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, तो इससे कट जाएगा। तो 10 का क्यूब मतलब 1000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया, 1000 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 4:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। अगर 2 स्क्वायर के, 2 वर्ग के जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:9 है, तो उनके जो पेरीमीटर है उनके परिमाप का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, 2:3, 4:9, 16:81 या फिर √2:√3। तो देखो एरिया क्या होता है, साइड 1 स्क्वायर रेशो साइड 2 स्क्वायर, तो 4:9। तो साइड कितनी आ गई इसकी, 2 पहले वाले स्क्वायर की, दूसरे वाले स्क्वायर की 3 आ गई, 2:3। तो इनके जो पेरीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, रेशो 4 इंटू साइड 2। ठीक है, 4 इंटू 2 8, रेशो 4 इंटू 3 12। इसको काट देंगे तो 2:3 बचेगा। तो उनके जो परिमाप है, पेरीमीटर है, उनका रेशो कितना आ जाएगा, 2:3। बहुत बेसिक है ये, और इतना मैथ्स आपको आना चाहिए। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। 5 की पावर x + 2 इज इक्वल्स टू 125। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 या फिर 3। तो 5 की पावर x + 2 है, इज इक्वल्स टू, हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो x + 2 इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 - 2, ये 2 इधर साइड प्लस में था, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 - 2 1। तो ऑप्शन बी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the right angle triangle, if one angle is 35 degree, what is the measure of the other acute angle? 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री या फिर 65 डिग्री। तो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, समकोणीय त्रिभुज उसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। उसका एक एंगल अगर 35 डिग्री है, मान लो दोनों में से एक एंगल कितना हो गया, 35, तो दूसरा जो एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो एक 90 हो गया, एक 35 हो गया, आपको तीसरा एंगल निकालना है। तो वही लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 + 35 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 55 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, उसकी चौड़ाई 10% कम की जाती है,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 8% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी, 8% की कमी होगी या फिर 12% की वृद्धि होगी। तो जब भी आपको परसेंटेज में चेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, स्पेस चाहिए होगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, जो प्रतिशत बड़ा है मतलब 20%, तो +20 हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर जो y है वो कम हुआ है, तो 10% की कमी हुई है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 10। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू +20 है और y की वैल्यू -10 है अपॉन में 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, इधर कितना बचा, 2 1 2 मतलब -2 बचा, और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10, और इधर -2, 10 - 2 8, और प्लस में आ रहा है मतलब वृद्धि हो रही है 8% की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8% इंक्रीज होगा। तो कभी भी परसेंट चेंज में का क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मूला आपको लगा देना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और जितना बढ़ाया है वो प्लस में ले लेंगे उसकी वैल्यू को, और जितना घटाया है उसकी वैल्यू को माइनस में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। समीकरण में x का मान ज्ञात करना है, 3 की पावर x प्लस 4, 27 की पावर 2x माइनस 1, 1.4, 2 या फिर 2.5, क्या सही आंसर होगा? तो देखो 3 की पावर है x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 की पावर है 2x माइनस 1, 3 की पावर x प्लस 4 को ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर जो पावर इसकी लगी थी वो लिखेंगे 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है 3, तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 और 2x माइनस 1, ठीक है। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 1 ज़ा 3। अब 6x में से एक x को माइनस करेंगे तो 5x बचेगा, 5x और 4 और 3 को उधर ले जाकर प्लस कर देंगे तो 7, तो 5x इज इक्वल्स टू 7 आंसर आएगा इसका। तो 7/5 करेंगे तो 5 1 5, 5 4 ज़ा 20, 1.4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 40 साल? तो देखो वर्तमान अनुपात 4:5 है और 5 साल बाद अनुपात चेंज हो जाता है, तो 4x प्लस 5 5 साल बाद, और 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू अनुपात क्या हो गया, 5:6। वर्तमान में 4x है ए का और बी का 5x है, दोनों का 5 साल प्लस कर देंगे तो अनुपात क्या हो गया, 5:6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24x प्लस 6 पंजे 30 इज इक्वल्स टू 5 5 25 x प्लस 5 5 25, ठीक है। अब 25x में से 24x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, इज इक्वल्स टू, अब 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब a की वर्तमान आयु पूछी है तो a की क्या थी, 4x, तो 4 में x की वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो ऑप्शन ए 20 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कार 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, यदि वो आधी दूरी 3 घंटे में तय करती है तो शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 400 किलोमीटर डिस्टेंस थी, उसने आधी दूरी तय कर ली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बची, 200 मीटर। 400 में से आधी 200 हो गई, तो 200 किलोमीटर बचा है, और 8 घंटे लगते हैं, उसमें से 3 घंटे इसने 200 किलोमीटर पूरे करने में लगा दिए, तो टाइम कितना बचा है, 5 घंटे का। तो 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
5 4 ज़ा 20 0। तो स्पीड कितनी चाहिए उसको? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? 26%, 30%, 36% या फिर 24%? कितना होगा? तो देखो, हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या था वस्तु का? 100 रुपये। तो MRP उसने 40% अधिक लगाया है, मतलब 140 रुपये का MRP लगाया है। अब 140 पर वो जो MRP है उस पर 10% की छूट दे रहा है, मतलब कितने रुपए की छूट दे रहा है वो? 14 रुपये की छूट दे रहा है। तो 140 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 4 126 रुपये। ठीक है, 126 बचा। तो अब 100 रुपये का उसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था, हमने क्या माना था? 100 रुपये, और बेचा कितने में? 126 रुपये में। तो 26 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ कितने पर? 100 पर। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 26% का उसको लाभ प्राप्त होता है। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? 60, 120, 124 या फिर 30? तो एप्पल में टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स है, तो 5 फैक्टोरियल। और रिपीट कितने हो रहे हैं? तो P 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 रह गया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और 20 3 ज़ा 60। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 अलग अलग तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शिखर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को, राजेश जोशी को, मानव कौल को या फिर उदय प्रकाश को? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ विरासत शहर घोषित किया गया? खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा या फिर महेश्वर को? यहाँ पर इंदौर भी लिखा होना था तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या इतना प्रेशर होता है, हम है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते सिर्फ सबसे स्वच्छ शहर और इंदौर टिक करके आ जाते, और नेगेटिव मार्किंग थी तो आंसर गलत हो जाता, सही में से भी कट जाते मार्क्स। सबसे स्वच्छ विरासत शहर पूछा है, तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए खजुराहो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए और कौन सी क्लासेस चाहते हो, है ना, मैराथन क्लास चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए और कौन से टॉपिक पर क्लास चाहते हो, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी हम MPGK तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, हमारी MPGK की क्लासेस चल रही है। करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया था, तो करंट अफेयर पढ़ सकते हो। हिंदी में पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक हिंदी के कंप्लीट है, तो वो पढ़ सकते हो, है ना। बाकी जो भी बचा है या जो पढ़ना चाहते हो वो कमेंट में वो टॉपिक बता सकते हो, वो सब्जेक्ट बता सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट और भी आएंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका जो भी स्कोर रहा हो, जैसे बताया था ना कि जितने सही प्रश्न हो उसमें मल्टीप्लाई 1 करके, और जितने गलत प्रश्न हो उसमें मल्टीप्लाई 0.25 या 1/4 करके दोनों को माइनस कर देना, तो आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मॉक टेस्ट हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप MPGK पढ़ सकते हो। हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हिंदी पढ़ सकते हो। और MP जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको PYQ वगैरह मिल जाएंगे, और जो भी लेक्चर्स अभी आएंगे, मैराथन वगैरह और जो भी टॉपिक पर क्लासेस लेकर आऊँगे वो इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।